हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप लोग कैसे हैं? मजे में है ना सब लोग? चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक न्यू यूनिट, न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर और बहुत इजी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट भी होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी, 8th में भी, 7th में भी कुछ ना कुछ आपने कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बेसिक्स क्लियर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो वापस हम एक बार थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक लेके चलता हूँ क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जहां पे जो डिस्कशंस होता था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कशंस आपका कार्टेशियन प्लेन को लेके होता है। जो आप ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो सिस्टम है, इसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट इज द ओरिजिन। क्लियर है यहां तक? तो आपने 9th क्लास में इस तरीके के कार्टेशियन प्लेन्स को बनाया है, ड्रॉ किया है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स को लोकेट करना सीखा था। लीनियर इक्वेशंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। तो इसका मतलब 10th क्लास के हर स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट्स को कैसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, कैसे उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं, ये सब कुछ तो आपको मालूम है। लेकिन क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट है, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई काम नहीं। चैप्टर का नेम जरूर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है उस सिलेबस के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके कोई भी थ्योरेटिकल मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ही नहीं है। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना ही नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट में करना क्या है? स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करूंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा थ्योरेटिकल फॉर्मूला और उसकी अप्रोच के कोऑर्डिनेट को क्लास 10th में क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप पूरे कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट पे स्टैंड कर सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको पता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जिसको बेसिकली आप सबको पता है कि उसको कैसे लिखते हैं। इफ एनी पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, if any point is on x axis, coordinate is x comma 0. if any point is on y axis, coordinate is 0 comma y. इतना सबको नॉलेज होना चाहिए। if any point is on the x axis, coordinate is x comma 0. if any point is on the y axis, coordinate is 0 comma y. क्लियर है? और बाकी x और y की जो भी वैल्यूज है दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? आप किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बताता हूं, देयर इज अ पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट 2, 3। इफ देयर इज एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट 2, 3, तो कोऑर्डिनेट जब भी किसी पॉइंट के लिए आप डिफाइन करते हो, सो दैट पॉइंट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ब्रैकेट x, y। जब भी आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने में ब्रैकेट का यूज होता है। ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं वो आपके x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, कॉमा से सेपरेट करके जो सेकंड वैल्यू को लिखते हैं वो आपके y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। सो एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p ब्रैकेट x, y। p उस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन को बताता है और x, y उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज को बताता है। फर्स्ट वैल्यू आपका x कोऑर्डिनेट और सेकंड वैल्यू आपका y कोऑर्डिनेट। क्लियर है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ देयर इज अ पॉइंट 2, 3, तो इसको 2, 3 पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि x वैल्यू आपका 2 है और y वैल्यू आपका 3 है। तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन के किसी पॉइंट के लिए जब आप 2, 3 को लोकेट करते हैं तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस जनरली आपसे पूछा जाता है, जो कि क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है आपका ऑलरेडी। तो किसी भी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये हमेशा वाई के कॉरेस्पॉन्डेंस मेजर होता है, और किसी भी पॉइंट के लिए जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो हमेशा एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस ऑब्जर्व होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो 9th क्लास का पॉइंट है थ्योरेटिकल जो याद रखना है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस is y coordinate. You can also note in your notebook
distance of any point from x-axis is y coordinate and distance of any point from y-axis is x coordinate. And make it clear, distance is always considered as a positive. Distance हमेशा positive consider होगा, कभी भी negative consider नहीं होता है. Distance हमेशा कैसे consider होता है? Positive. अगर coordinate negative भी है तो भी आपको distance को positive ही लेना है. तो ये तो हो गया 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, उसकी लोकेशंस, उसकी डिस्टेंस, ये सारा वर्क आपने 9th क्लास के कोऑर्डिनेट में किया है. तो 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी जिससे अपने को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, वो है आपका, पहले मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, फिर उसके बारे में थ्योरेटिकल अप्रोच पे बात करते हैं कि क्या करना है. सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी आपके पास इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप रिप्रेजेंट करते हो. Let's consider there are the 2 points. First is point A, that the coordinate is x1 y1, and another is the point B, coordinate is x2 y2. ये मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. There is a point A with coordinate xy होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट, लेकिन एट ए टाइम मैं 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 करके एक्सप्रेस कर दिया और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 करके एक्सप्रेस कर दिया. अगर कोई तीसरा पॉइंट आएगा तो प्रेजेंटेशन में उसको x3 y3 कर देंगे, कोई फोर्थ पॉइंट आएगा तो x4 y4 से रिप्रेजेंट कर देंगे. x और y तो रहेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 that we can write according to the number of points given us in the question. Clear? तो पॉइंट 2 आपको गिवन है, one is the point A x1 y1, other is the point B x2 y2. Now the question is that the concept is we have to find the distance between the 2 points. We have to find the distance between the 2 points that are the point A and point B. आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके 10th क्लास का है. And whenever we have to find the distance between the 2 points, so that is calculated by the distance formula. तो ये आपके क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक है जो मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन, and that is the डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका बेसिक मतलब यही है कि कार्टेशियन प्लेन के कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो दैट डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला. एक बहुत सिंपल सा जनरल सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. देखिएगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू x1 है और यहाँ पे y का वैल्यू y1 है. इसी तरीके से अगर b के लिए बात करें तो b के लिए यहाँ पे x का वैल्यू x2 है और y का वैल्यू यहाँ पे y2 है. क्लियर है? इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया. अब आपको पता है कि a और b के बीच में डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो a से अगर इस डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट c कंसीडर करता हूं तो x एक्सिस और y एक्सिस जो होता है वो आपस में हमेशा इंटरसेक्शन किस एंगल पे होते हैं? 90. तो x के पैरेलल अगर कोई लाइन है, y के पैरेलल अगर कोई लाइन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कार्टेशियन प्लेन पे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा? 90 ही बनेगा. तो ये a से c हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, b से c वर्टिकल लाइन के पैरेलल है, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट c है वहां पे एंगल आपका 90 बनेगा, डेफिनेटली बनेगा. अब देखिए, जीरो से ओरिजिन हमेशा जीरो को रिप्रेजेंट करता है, तो जीरो से ये पॉइंट x1 है, जीरो से ये पॉइंट x2 है. तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस आपका x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और डिफरेंस को आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कोऑर्डिनेट वैल्यू में ग्रेटर है और कौन सा कोऑर्डिनेट वैल्यू में स्मॉलर है. सो आइदर द डिफरेंस यू कैन टेक एज x1 माइनस x2 और आइदर द डिफरेंस यू कैन टेक x2 माइनस x1. क्योंकि सपोज दैट मैं a को यहाँ पे लोकेट कर दूं और b को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ x1 y1 एक्सप्रेशन में आ जाएगा, यहाँ x2 y2 एक्सप्रेशन में आ जाएगा, तो डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरीके से जो b से c का जो डिस्टेंस है, b से c का जो डिस्टेंस है वो आपका y2 माइनस y1 और b से जो c का डिस्टेंस है आइदर यू कैन एक्सप्रेस एज y1 माइनस y2. तो सिंपल सा पॉइंट है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना जानते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस जो आएगा a और b के बीच में, पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस जो आएगा a और b के बीच में, दैट इज एक्सप्रेस बाय ab. और एक्सप्रेशन ये कंफर्म है कि रूट में आएगा. क्यों आएगा रूट में, उसका भी मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूं.
आप लिखते हैं पाइथागोरस से एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्टली एच को लिखना चाहता हूं तो एच का एक्सप्रेशन बताइए क्या बनेगा, बोलिए हाइपोटेन्यूस एक्सप्रेशन क्या आएगा डायरेक्टली, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस वैल्यू इज अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। So in the expression in the figure the hypotenuse is AB under root b square plus p square. So b square plus p square, this is the difference of the coordinate x2 minus x1 base square, that means x2 minus x1 whole square plus perpendicular square, that is y2 minus y1 whole square. Or you can write the expression AB as under root x1 minus x2 x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Okay students, AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, or either you can write the expression as x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डिफरेंस में आप x1 minus x2 लिखते हैं या x2 minus x1 लिखते हैं। उसका रीजन ये भी है, पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर हो रहा है, तो डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव का स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई इन द डिफरेंस यू कैन राइट एज x2 minus x1 or either you can write as x1 minus x2. It will not affect your answer. So this expression is known as the distance formula that is being used to calculate the distance between the 2 points. Okay, now suppose that if in any question there is a concept distance of point A, that is x comma y from origin, तो origin के पॉइंट O के लिए अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए x और y लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है रैंडम, लेकिन origin का जो कोऑर्डिनेट है, origin के जो कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन होते हैं वो तो हमेशा फिक्स रहते हैं बेटा। क्या रहता है origin का कोऑर्डिनेट वैल्यू, ऑलवेज 0,0। तो ओरिजिन के रेस्पेक्टिव में अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज द एक्सप्रेशन OA इज इक्वल्स टू, अगर इसी फॉर्मूला को यहां पे एक्सप्रेशन में अगर इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो वन इज द वैल्यू x, अदर इज वैल्यू 0, वन इज वैल्यू y, अदर इज वैल्यू 0। सो दैट मींस दैट इज द डायरेक्ट एक्सप्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, that is the distance of any point from the origin, that is the distance of any point from the origin, that is the expression under root x square plus y square, basic formula, root difference of the coordinate of x, square of them, plus square of the difference of the coordinate y, and complete root. That is the formula used to calculate the distance between the 2 points. Now the next point is that after getting the expression of the distance formula, the next is the different types of the applications of distance formula. What is the means of the different types of the applications? The different types of the applications of the distance formula is means in the questions where the distance formula concept is being used and how it will be implemented in the different conditions. Distance formula तो basically distance दो points के बीच में calculate करने के लिए आता है, लेकिन सारे क्वेश्चन तो इसमें बन नहीं सकते कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स और इन्वॉल्व किए जाते हैं रिलेटेड टू द डिस्टेंस फार्मूला, एंड दैट कंडीशन फॉर द डिस्टेंस फार्मूला इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट कोलिनियरिटी। That is the concept collinearity. And what is the means of the collinearity? That is also named as collinear. That is also named as collinear points. तो कोलिनियरिटी कह दो या कोलिनियर पॉइंट्स कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए बेटा थ्योरेटिकल बात करते हैं। लेट कंसीडर देयर आर द 3 पॉइंट A x1 y1, B as x2 y2 and C as x3 y3. If in the questions we have given the 3 points, that the 3 points are considered as the coordinate x1 y1, x2 y2 and x3 y3, and we have to check that the given 3 points are collinear or not. So first make it clear what is the concept of collinear. That the concept of the collinearity is that if all the 3 points are lying on the same line, if all the 3 different points are lying on the same line, so these 3 points are called collinear.
कोलिनियर का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो दैट इज द कंडीशन कॉल्ड कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी की कंडीशंस को वेरीफाई डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली अगर पॉइंट्स कोलिनियरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस ए बी सी हो, इट मे बी सीक्वेंस एज ए सी एंड बी एंड इट मे बी सीक्वेंस एज सी बी एंड ए। द पॉइंट्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट लाइक इन दिस मैनर एज वेल एज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो लोकेशंस पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होंगे तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे, ये कंफर्म है। तो तीन पॉइंट्स के एक ही स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपके पास में जो 3 पॉइंट्स है, आप उन 3 पॉइंट्स में एट ए टाइम टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, थ्योरेटिकल की क्या है, बाकी क्वेश्चंस में आप लोग देख लेंगे कि कैसे करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से जो आपके पास में गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज है, एट ए टाइम आपने ए और बी को लेके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट बी और सी को लेके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, और नेक्स्ट सी और ए को लेके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। और थ्योरेटिकल पॉइंट ये है, if sum of any two distance, you can also write in your notes, if sum of any two distance is equal to the remaining third distance, if sum of any two distance is equal to the remaining third distance, then the 3 points are said to be collinear, then the 3 points are said to be collinear। तो collinearity के लिए कंडीशन आपने लिख लिया that the 3 points, if condition is if sum of any two distance is equal to the remaining third distance, then the 3 points are said to be collinear। क्लियर है, तो कोई भी दो डिस्टेंस का सम, फॉर एग्जांपल ए बी और बीसी का सम एसी के इक्वल हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए बी और एसी का सम बीसी के इक्वल हो रहा है, एंड फॉर एग्जांपल बीसी और एसी का सम अगर ए बी के इक्वल हो रहा है, सो दैट मींस ऑल दीज 3 कंडीशंस is to be used to verify that the 3 points are collinear। And suppose that if this condition is not following, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, कौन सा कंडीशन, that sum of two distance is equal to third distance, अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रहा, तो इसका अल्टरनेट मतलब ये है, इसका अदर मीनिंग ये हो गया that from that given 3 points a triangle will be formed। क्योंकि 3 पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन करते हैं, अगर 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि उनके रेस्पेक्टिव आपके कोलिनियरिटी को परफॉर्म करेगा, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो कोलिनियरिटी को परफॉर्म करेगा, और तीनों अगर सपोज दैट एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो कुछ इस तरीके से अगर डिफरेंट टाइप से है, तो उनको ज्वाइन करने पे स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। तो दो ही टाइप की कंडीशंस आपके हैं 3 पॉइंट्स को लेके, आइदर आप चेक करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे कोलिनियरिटी के बारे में, जिसको आप बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, एंड अगर आपकी कंडीशन कोलिनियरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर आपका कंडीशन कोलिनियरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो कंडीशन किसके लिए सपोर्टिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल। किसके लिए सपोर्टिव है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया आप लोगों को, थ्योरेटिकल मैंने आपको लिखा दिया, इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, देन द 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से एग्जाम में कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं करना। ऐसा क्यों, तो फिर इतनी देर से क्यों बताया, एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द कोलिनियरिटी, तो उस कंडीशन में आपको कोलिनियरिटी का आंसर हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, इससे सॉल्व करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा आपसे, दैट इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर किसी कंडीशन में पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, दैट मींस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स ट्राइंगल विल बी फॉर्म। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स के जब एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं 3 पॉइंट्स में, क्योंकि ट्राइंगल में अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को लेके, कि जब अपने को ये कंफर्म पता चल जाता है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो पॉइंट आपके पास में वही है बेटा, a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। क्लियर है।
तो अब आपको क्या करना है, वही तीन डिस्टेंसेस वापस से कैलकुलेट करना है। कौन कौन से तीन डिस्टेंस, ए बी, बी सी और ए सी, क्योंकि 3 पॉइंट से तो 3 डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिए, दो दो पॉइंट्स को लेके ए बी, बी सी और ए सी, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है डू द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट, अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है डू द गिवन फॉलोइंग पॉइंट्स विल फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट, कैसे चेक करना है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट कैलकुलेट द थ्री डिस्टेंसेस। आफ्टर गेटिंग दिस थ्री डिस्टेंसेस वैल्यू, व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, let do the sum of any two distance, let do the sum of any two distance, and the condition that should be verified is the sum of the two distances is greater than the third distance. If sum of any two distance, if sum of any two distance is greater than the third distance, if sum of any two distance is greater than the third distance, so अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वेरीफाई होता है कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस से आपका ग्रेटर है, so that means these 3 points will form a triangle. क्लियर है? जब भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर है, कोई भी दो डिस्टेंस का सम, so that means that 3 points will form a triangle. ये कंफर्म होने के बाद में now the question is that also find the type of the triangle so formed. क्योंकि देखिए कोलिनियरिटी का तो कोई टाइप नहीं होता, कोलिनियरिटी का मतलब कोलिनियरिटी होता है, लेकिन जब ट्राइंगल्स के एग्जिस्टेंस के लिए कंफर्मेशन मिलता है ना, तो फिर क्वेश्चन यही तक फिर नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज दैट आल्सो फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म। तो बताइए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आप लोगों को क्या क्या नॉलेज है। तो आप लोग जो जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, वो सबसे पहले सिंपल से पॉइंट से आपसे बात करता हूं जो आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। थ्योरेटिकल तो सबको पता है कि अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो वो आपका ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है। कैसे ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट किया, ए सी कैलकुलेट किया, दैट मींस दैट इज ए बी डिस्टेंस इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। एक बात बताइए कि अगर ये कोई ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है ए बी सी, तो जो आप ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वही तो आपका साइड ए बी होगा, जो बी से सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो आपका लेंथ बी सी होगा, और जो आप कोऑर्डिनेट ए से कोऑर्डिनेट सी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे वो आपका लेंथ ए सी होगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, सो दैट इज द कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें अगर बात करते हैं आइसोस्केलस की, तो आइसोस्केलस में एनी टू साइड्स आर इक्वल। थ्योरेटिकल सबको पता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप आइसोस्केलस को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो वो कंडीशंस किसके लिए होता है, आइसोस्केलस के लिए होता है। किसके लिए होता है, आइसोस्केलस के लिए। थर्ड है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे कंडीशन होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कब कंडीशन को फॉलो करता है, सबको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है तो उसमें क्या कंडीशन वेरीफाई होता है, बताओ। अगर कोई कंडीशन राइट एंगल है तो उसमें थ्योरेटिकल क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है राइट एंगल में। तो राइट एंगल के एग्जिस्टेंस होने के लिए, किसी ट्राइंगल के राइट एंगल एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स should be greater than the square of the third side. Sum of the squares of any two sides should be greater than the square of the third side. So that is the condition to existence of a right angle triangle. I think समझ में आ गया होगा कि तीन डिस्टेंस आपने निकाले, तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी दो डिस्टेंसेस के स्क्वायर, और कोई भी दो कौन सा होगा, जो कंपैरेटिवली बाकी जो ग्रेटर है उससे दोनों कम ही होंगे। जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसका स्क्वायर तो उसके साथ इक्वल आ नहीं सकता। तो तीन डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किए, जो सबसे ग्रेटर है उसको अलग छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए दो डिस्टेंस है अगर उनके स्क्वायर का सम उस थर्ड के स्क्वायर के अगर इक्वल है तो वहां पे वो आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस नहीं क्या प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। और वो कंडीशन आपका किसके लिए बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, राइट एंगल।
और राइट एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर तीनों डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि तीनों साइड से अगर डिफरेंट होती है तो जनरली स्टूडेंट उसको स्केलर ट्राइंगल लिखता है, लेकिन नहीं, कभी नहीं होगा, गलत होगा, ध्यान रख लेना। अगर क्वेश्चन ट्राइंगल के एग्जिस्टेंस के बारे में कह रहा है और आप कह रहे हैं कि वो स्केलर ट्राइंगल है, तो 100% कंडीशन में वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो वहां पे क्या कंडीशन एग्जिस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है, राइट एंगल कंडीशन एग्जिस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है कि जो भी दो स्मॉलर है कंपैरेटिवली टू लार्जेस्ट, उनके स्क्वायर का सम जो सबसे लार्जेस्ट है अगर उसके स्क्वायर के इक्वल है, सो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस द ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड इज राइट एंगल ट्राइंगल। और एक और फोर्थ टाइप मैं आपको बताता हूं, स्पेशल है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, एंड दैट इज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या टाइप होता है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल? तो सिंपल सी बात है, आइसोस्केलस भी है और राइट एंगल भी है, तो दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। विच टू कंडीशंस? आइसोस्केलस का कंडीशन होता है तीन डिस्टेंसेस में से कोई भी दो डिस्टेंस, थ्री डिस्टेंसेस में से अगर कोई भी दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है तो आइसोस्केलस है। अब जो दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, जो दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, अगर उनके स्क्वायर का सम, जो दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है अगर उनके स्क्वायर का सम थर्ड डिस्टेंस के अगर स्क्वायर के इक्वल हो गया, जो दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है अगर उनके स्क्वायर का सम थर्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो क्या कंडीशन फॉलो होगा? राइट एंगल, दो साइड्स इक्वल भी है, साथ में राइट एंगल को फॉलो कर रहा है, तो कंप्लीट नेम क्या होगा? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ द ट्राइंगल? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आ चुका है, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, और चेक द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एनी ट्राइंगल, इफ यस आल्सो फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म। तो चाहे वेरीफाई करने के लिए चाहे आपसे टाइप पूछे, बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगा भी। तीनों डिस्टेंसेस डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिए इजी तरीके से, रूट्स के अंदर वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कीजिए उसको, रूट्स को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, रूट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रूट्स जितना सॉल्व हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। फिर आप देखिए दो डिस्टेंस इक्वल है तो आइसोस्केलस, लेकिन उसके साथ साथ ये कंफर्म करना जरूरी है कि क्या कहीं वो राइट एंगल को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आइसोस्केलस के साथ साथ राइट एंगल को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो कंप्लीट नेम ट्राइंगल का लिखा जाता है क्या? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये है आपका कंप्लीट टॉपिक, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स इफ थ्री कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर गिवन। ओके, इफ थ्री कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर गिवन। लेट कंसीडर वन मोर पॉइंट, दैट इज द existence of the types of quadrilateral, existence of the types of the quadrilateral, that means in quadrilateral, in the existence of the quadrilateral there are the four coordinates points will be there, that is the point D is also included. So these the 4 points are A point, B point, C point and D point. Okay, now let's consider, for example, from these 4 points A, B, C, D, if is there any possibilities of existence of a quadrilateral? अगर given 4 points से किसी quadrilateral के existence की condition suppose that satisfy होती भी है, तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये नहीं कहेगा कि क्वाड्रिलेटरल का एग्जिस्टेंस को चेक कीजिए, क्वेश्चन हमेशा यही आता है पेपर में, फाइंड फ्रॉम द गिवन वर्टिसेस द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल व्हिच इज फॉर्म। जो गिवन वर्टिसेस आपके पास 4 वर्टेक्स है, दैट द पॉइंट कंसीडर्ड एज ए बी सी डी पी क्यू आर एस एम एन ओ पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी अगर 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको चेक करना है फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म, सो हाउ इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट, how is it possible to confirm that what type of the triangle is forming with the given 4 vertex? So for that first we have to calculate the 4 distances, that is from A to B, B to C, C to D and D to A. लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 4 डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने से आंसर नहीं आ सकता। क्यों? आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके किसी कंडीशन में हैं, मैं फर्स्ट बात करता हूं जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम।
और इसी के साथ एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं, एंड दैट इज रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम एक स्टूडेंट्स कहता है सर, पैरेललोग्राम उस कंडीशन में होता है जब किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली उसी टाइम में एक स्टूडेंट ये भी कहता है सर, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉर द रेक्टेंगल। आप खुद बताइए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या वो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए होता है या वो कंडीशन रेक्टेंगल के लिए भी होता है? बिल्कुल ये पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो दोनों के लिए होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम की भी कंडीशन है और अपोजिट साइड्स इक्वल रेक्टेंगल की भी कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स कहता है सर, रेक्टेंगल में तो राइट एंगल होना चाहिए। तो बेटा बात ये है कि रेक्टेंगल में राइट एंगल होना चाहिए, तो पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल के एग्जिस्टेंस को थोड़ी चेक कर सकते हो, क्योंकि आप बात करें एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं राइट एंगल के एग्जिस्टेंस के लिए बात नहीं कर सकता, और उसके राइट एंगल के एग्जिस्टेंस की बात होने के लिए मेरे को वो तीन साइड्स निकालने होंगे जब कंडीशन फॉलो होगा, क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो मेरे को उतना डेप्थ में जाना ही नहीं है कि मैं राइट एंगल के एग्जिस्टेंस पे बात करूं, मेरे को सिर्फ बात करनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूं कि किस कंडीशन में वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं और किस कंडीशन में वर्टिसेस रेक्टेंगल के लिए है। तो इसका मतलब एडिशनल आपको दो डिस्टेंसेस और कैलकुलेट करने होंगे, और वो आपका होगा डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। सो विद दिस 4 डिस्टेंस आपको दो डिस्टेंस और कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना उसी क्वेश्चन में, डायगोनल AC और डायगोनल BD। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके क्वेश्चन में 4 वर्टेक्स गिवन है और क्वाड्रिलेटरल के एग्जिस्टेंस के लिए अगर आपको बात करनी है, तो पहले आप इस बात के लिए कंफर्म होंगे कि वो गिवन जो 4 पॉइंट्स है अगर वो किसी क्वाड्रिलेटरल के एग्जिस्टेंस को परफॉर्म अगर करते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल 6 डिस्टेंसेस। आपको सबसे पहले बिना किसी डिस्कशन के आपको सबसे पहले 6 डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना है। 4 तो आपके साइड्स हो जाएंगे एंड 2 आपके डायगोनल्स हो जाएंगे। हाँ, अब डायगोनल्स के बेसिस पे डिसीजन कैसे होता है? तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स। बताइए 9th में क्या समझा था क्वाड्रिलेटरल में? क्वाड्रिलेटरल के सारे टॉपिक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आपने स्टडी किया हुआ है 8th में भी और 9th में भी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल। जो AC और BD है वो आपस में इक्वल नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। तब जाके ये डिसीजन कंफर्म होता है कि हाँ अब वो कंडीशन पैरेललोग्राम का है या वो कंडीशन रेक्टेंगल का है। इसी तरीके से कंफ्यूजन रहता है एग्जिस्टेंस इन रोम्बस और एग्जिस्टेंस इन स्क्वायर। क्यों है दोनों में कंफ्यूजन? एग्जिस्टेंस के लिए रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर ऑल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर सारे साइड्स इक्वल भी है तब भी आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर सारे साइड्स इक्वल भी है ना तो भी आप ये डिसीजन नहीं ले सकते क्या कि वो रोम्बस के कंडीशंस को परफॉर्म करेगा या स्क्वायर के कंडीशन को परफॉर्म करेगा। तो फिर से आपको डायगोनल्स का हेल्प लेना होगा, और वो कंडीशन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड all sides are equal and diagonals not equal. And here all sides are equal and diagonals also equal. तो ये है बेटा आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एग्जिस्टेंस होने के लिए कंडीशंस। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई 5th पॉसिबिलिटीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का या काइट का आप कंफर्मेशन डिस्टेंस फॉर्मूला पे नहीं कर सकते। डिस्टेंस फॉर्मूला के बिहाफ पे आप ये सिर्फ 4 ही टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल को परफॉर्म करना सीख सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल, rhombus all sides are equal but diagonals not equal, square all sides are equal as well as diagonals are equal.
So all these are the different types of the questions that will be asked in the examination related to the distance formula. So these are the theoretical concept related to the distance formula. In our next lecture, we will discuss the different types of the questions, starting with some simple examples on the distance formula, and then further we will move the collinearity condition, the types of triangle and the types of the quadrilateral. Till then अच्छे से स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा. टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.